हेलो एवरीवन, मैं अरुण जहांगीर एक बार फिर से आप सभी का आईपीएस स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो के अंतर्गत अपन देख रहे थे जीव द्रव कुंचन और जीव द्रव विकुंचन के बारे में। ठीक है, आपने पढ़ लिया था इनकी परिभाषा के बारे में कि जीव द्रव कुंचन क्या होता है, यानी कि प्लाज्मोलाइसिस क्या है एंड डीप्लाज्मोलाइसिस क्या है। अब अपन देखते हैं कि इनकी क्रियाओं का प्रदर्शन किस तरीके से होता है। ठीक है, तो अपन देखते हैं जीव द्रव कुंचन की प्रक्रिया का प्रदर्शन। अगर आपको इसकी क्रिया का प्रदर्शन पढ़ना है तो उसके लिए बेटा आपको एक प्रयोग समझना होगा। और प्रयोग क्या है, देखिए एक प्लांट होता है जिसका नाम है रोहियो डिस्कलर। ठीक है बेटा, इस रोहियो डिस्कलर पौधे की जो पत्ती है, ठीक है बेटा समझना है यहाँ पर ढंग से, इसकी जो पत्ती होती है उस पत्ती की निचली एपिडर्मिस, देखो बेटा मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ये एक लीफ है रोहियो डिस्कलर की। ठीक है, ये इसकी ऊपरी एपिडर्मिस हो जाएगी, ये इसकी निचली एपिडर्मिस हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं जो बात करूँगा वो किसके बारे में बात करूँगा, निचली एपिडर्मिस के बारे में। और जो इसकी निचली एपिडर्मिस होती है वो बेटा बैंगनी कलर की होती है। ठीक है, ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रोहियो डिस्कलर की जो पत्ती है, ठीक है, इस पत्ती की निचली एपिडर्मिस, कौन सी एपिडर्मिस, निचली एपिडर्मिस। ठीक है बेटा, निचली एपिडर्मिस कैसे कलर की है, निचली एपिडर्मिस बैंगनी कलर की। ठीक है, पत्ती की निचली एपिडर्मिस यानी कि बैंगनी कलर की जो निचली एपिडर्मिस है उसको क्या करते हैं अपन, दो टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। ठीक है, अब बुक के अंदर क्या दे रखा है उसके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है, यहाँ पर जो मैं समझा रहा हूँ उसको अच्छे से समझना है। इसके बाद आप अपने आप ही बुक की परिभाषा यानी कि उसके प्रयोग के बारे में अपने आप ही लिख सकते हो आप। ठीक है बेटा, तो रोहियो डिस्कलर पौधे की पत्ती की निचली एपिडर्मिस जो कि कैसे कलर की है, बैंगनी कलर की है, इसके दो टुकड़े कर लेते हैं। मान के चलो एक टुकड़ा अपना ए हो जाएगा और दूसरा टुकड़ा इसका बी हो जाएगा। ठीक है, दो टुकड़े कर लिए ए और बी। फिर मैंने क्या किया, इस ए टुकड़े को जल के अंदर रखा। ठीक है, किस में रखा, जल के अंदर रखा। और इस बी टुकड़े को मैंने चीनी के घोल, ठीक है, किस में रखा, चीनी का घोल यानी कि शर्करा घोल के अंदर या शर्करा विलयन के अंदर बी टुकड़े को रखा। फिर मैं क्या देखता हूँ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से जब इनको देखा जाता है तो मैं क्या देखता हूँ, जो ए टुकड़ा है, ठीक है, ए टुकड़ा ये फूला हुआ दिखाई देता है यानी कि स्फीत दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है बेटा, स्फीत दिखाई देता है, फूला हुआ दिखाई देता है, यानी कि जल के मॉलिक्यूल इसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, जल के मॉलिक्यूल एक टुकड़े के अंदर या ए एपिडर्मिस के अंदर, ठीक है, या पहले टुकड़े के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण जो ए टुकड़ा है ये स्फीत हो जाता है अर्थात फूला हुआ दिखाई देता है। ठीक है, जबकि बी टुकड़े को अगर अपन देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से तो मैं क्या देखता हूँ कि बी टुकड़े के अंदर से जो जल के मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाते हैं। कहाँ पर, चीनी के घोल के अंदर। ठीक है, जिसके कारण जो बी टुकड़ा है इसका जीव द्रव बीच में सिकुड़ा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, और बीच में जो सिकुड़ा हुआ दिखाई देता है तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं, जीव द्रव कुंचन। ठीक है, क्या कहते हैं, जीव द्रव कुंचन, जो आपको किस में प्रदर्शित हुआ था, बी टुकड़े के अंदर प्रदर्शित हुआ था। आप देखिए यहाँ पर थोड़ा आगे समझना, अपन को एक चीज़ और देखना है, क्या, जीव द्रव विकुंचन। तो अब मैं क्या करता हूँ, जो टुकड़ा बी है इस बी टुकड़े को मैं किस में रखूँगा, वापस से जल के अंदर रखूँगा बेटा। किसके अंदर रखूँगा, जल के अंदर रखूँगा। ठीक है, जब बी टुकड़े को वापस से जल के अंदर रख दिया जाए तो इसका जीव द्रव पुनः फैल जाता है। तो इसी प्रक्रिया को फिर क्या कहते हैं,
जीव द्रव विकुंचन कहते हैं। कैसे फैल जाता है, यानी कि जल के मॉलिक्यूल इस कोशिका के अंदर, यानी कि इस जीव द्रव कुंचित कोशिका के अंदर या बी टुकड़े के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण इनका जीव द्रव फैल जाता है। ठीक है बेटा, और जीव द्रव का फैलना मतलब जीव द्रव वापस से क्या हो जाएगा, विकुंचन हो जाएगा, फैल जाएगा बेटा। ठीक है, कुंचन का मतलब सिकुड़ना, विकुंचन का मतलब फैलना, इतना याद रखना है आपको ये चीज़। अब देखिए अपन देखते हैं कोशिका के अंदर कुछ विशिष्ट प्रकार के दाब लगते हैं। ठीक है बेटा, उनके बारे में देखते हैं कौन कौन से दाब लगते हैं कोशिका के अंदर। ये आपका टॉपिक क्लियर है। इसके बाद अपन देखते हैं कोशिका में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दाब। क्या देखते हैं, कोशिका में उत्पन्न विभिन्न दाब। ठीक है, कोशिका में उत्पन्न विभिन्न दाब। अब देखिए बेटा, अगर एक सेल्स के बारे में बात करते हैं तो कोशिका के अंदर अलग अलग प्रकार के बहुत सारे दाब उत्पन्न होते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ, नंबर फर्स्ट पर है ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन सा है बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि परासरण दाब। क्या कहते हैं इसको हिंदी में, परासरण दाब। परासरण दाब वह दाब, परिभाषा कैसे दोगे इसकी परासरण दाब की, क्या होता है परासरण दाब? तो देखिए बेटा, वह दाब जो शुद्ध जल को, किसको, शुद्ध जल को अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर अल्प परासरी विलयन। कौन सा विलयन, अल्प परासरी विलयन। ठीक है, वह दाब जो शुद्ध जल को अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर अल्प परासरी विलयन, और अल्प परासरी विलयन को बेटा आप क्या बोल सकते हो, तनु विलयन। क्या बोल सकते हो, विलयन कैसा है, तनु है। तो अल्प परासरी विलयन से अति परासरी विलयन, अति परासरी विलयन कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, सांद्र विलयन। अति परासरी विलयन में जाने से रोक दे। ओके, वह दाब जो शुद्ध जल को अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर, ये भी आपको नोटिस कर लेना बेटा, ये मेन पॉइंट है इसका परासरण के अंदर। ठीक है, तो वह दाब जो शुद्ध जल को अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर अल्प परासरी विलयन यानी कि तनु विलयन से सांद्र विलयन यानी कि अति परासरी विलयन में जाने से रोक दे, तो उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, तो उसे परासरण दाब कहते हैं। तो उसे परासरण दाब कहते हैं। ओके, वह दाब जो शुद्ध जल को अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर अल्प परासरी विलयन से यानी तनु विलयन से अति परासरी विलयन यानी सांद्र विलयन में जाने से रोक दे, तो उसे क्या कहते हैं बेटा, परासरण दाब कहते हैं। या अगर इसकी दूसरी परिभाषा अगर आप देना चाहो तो कैसे दे सकते हो,
तो पराशरण दाब, ये इसकी दूसरी डेफिनेशन हो जाएगी बेटा, ध्यान रखना क्या हो जाएगी। पराशरण दाब, ठीक है, पराशरण दाब विलयन में उत्पन्न वह दाब है जो, पराशरण दाब विलयन में उत्पन्न वह दाब है जो जो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, जो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, जो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन व जल, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन व जल, ठीक है, विलयन व जल को पृथक करने के लिए, जो विलयन व जल को पृथक करने के लिए विलयन में विकसित होता है, विलयन में विकसित होता है, ठीक है बेटा। दोनों के दोनों डेफिनेशन टॉप है, यानी कि बढ़िया है, वेस्ट है, जो भी आपको वेस्ट लगे वो आप याद कर सकते हो। तो पराशरण दाब विलयन में उत्पन्न वह दाब है जो किसके द्वारा उत्पन्न होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन व जल को पृथक करने के लिए किस में उत्पन्न होता है, विलयन में विकसित होता है या विलयन में उत्पन्न होता है, ठीक है बेटा। उसको अपन क्या बोलते हैं, पराशरण दाब कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नोटिस कर लेना है कि ओपी यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर, ये आपको याद रखना शॉर्ट में, ओपी यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका ओ और इसका पी, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेट यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि ओपी समानुपाती होता है किसके, विलय की सांद्रता के। ओपी समानुपाती होता है किसके, विलय की सांद्रता के। अर्थात किसी विलयन का पराशरण दाब, किसी विलयन का पराशरण दाब विलय के अणु के समानुपाती होता है, ठीक है। अगर विलय के अणु किसी विलयन के अंदर कम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम होता है, और यदि ऑस्मोटिक प्रेशर यानी विलय के अणु ज़्यादा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ विशिष्ट पॉइंट याद रख लेने हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर। जैसे मैं बात करता हूँ तनु विलयन, कैसा विलयन, तनु विलयन, ठीक है। यानी कि आप देखिए बेटा तनु विलयन, अगर आपसे कोई कहे तनु विलयन, ठीक है, यानी कि पतला विलयन, कैसा विलयन, पतला विलयन का ओपी क्या होता है, पतला विलयन का ओपी कितना होता है। तो बेटा ध्यान रखना है आपको ये चीज़, पतला विलयन का ओपी कैसा होता है, कम होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना सांद्र विलयन। तो बेटा सांद्र विलयन यानी कि गाढ़ा विलयन, और गाढ़ा विलयन का ओपी कितना होता है, गाढ़ा विलयन का ओपी कैसा होता है बेटा, अधिक होता है। कहने का मतलब ये हुआ विलयन जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा उसका ओपी उतना ही ज़्यादा होगा, जो आपको काम आएगा आगे वाले चैप्टरों में। ये चीज़ आपको पढ़ना है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। और अगर आपसे कोई ये पूछे कि एक शुद्ध जल का ओपी कितना होता है,
एक शुद्ध जल का ओपी बेटा कितना होता है, तो याद रख लेना इसको, एक शुद्ध जल का ओपी कितना होता है, 0 होता है। कारण क्या है, क्योंकि शुद्ध जल के अंदर विलय की मात्रा नहीं पाई जाती है, इस कारण उसका ओपी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और ओपी मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, ओस्मोमीटर। ठीक है, कौन सा यंत्र के द्वारा ओपी को मापा जाता है, ओस्मोमीटर के द्वारा। इसको भी याद रख लेना, ये आपको आगे काम देगा। ठीक है, किस यंत्र के द्वारा ऑस्मोटिक प्रेशर को मापा जाता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बेटा, ओस्मोमीटर के द्वारा। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ आपको याद रखनी है बेटा, ध्यान रखना, ये आपको आगे काम आएगी अभी चैप्टरों में। ठीक है, तनु विलयन मतलब उसका ओपी कम होता है, सांद्र विलयन उसका ओपी ज़्यादा होता है, और शुद्ध जल का ओपी कैसा है, 0 है। ठीक है, और आपको ये चीज़ भी ध्यान रख लेनी कि वाटर मॉलिक्यूल यानी परासरण की क्रिया में वाटर मॉलिक्यूल कम कंसंट्रेशन से यानी कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं। ठीक है, अब देखिए अपन नंबर 2 पर पढ़ते हैं, टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर। नंबर 2 पर कौन सा हो जाएगा, टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर। टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर। अब शॉर्ट में याद कैसे रखोगे, टर्गर प्रेशर मतलब टीपी, वॉल प्रेशर मतलब डब्ल्यूपी। हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हिंदी में बेटा इनको बोलते हैं, इसको तो बोलते हैं स्फीत दाब। क्या बोलते हैं इसको, स्फीत दाब, और इसको क्या बोलते हैं, भित्ति दाब, भित्ति दाब। ठीक है, स्फीत दाब और भित्ति दाब। ठीक है बेटा, अब देखिए अब अपन बात करते हैं टर्गर प्रेशर। टर्गर मतलब स्फीत, अभी अभी आपने रोही और डिस्कलर पौधे के अंदर पढ़ा था स्फीत शब्द, तो स्फीत का शब्द का मतलब मैंने वहाँ पे क्या बताया था, फूलना। ठीक है, देखिए बेटा स्फीत दाब क्या होता है, जब एक कोशिका को, देखिए डायग्राम की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं बेटा। सबसे पहले आप इसका डायग्राम कैसे बनाना है आपको, देखिए ये एक सेल बनाते हैं अपन, मान के चलो ये कोशिका है, क्या है ये, कोशिका, और इसके अंदर क्या मौजूद होती है, प्लांट। अगर प्लांट पढ़ते हो आप, प्लांट सेल्स के अंदर पढ़ते हो, तो बड़ी बड़ी क्या होती है वहाँ पर, रिक्तिका होती है इस तरीके से। ठीक है, और प्लांट सेल्स के ऊपर क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है बेटा, ये क्या है, रिक्तिका है। अब देखना है यहाँ पर थोड़ा सा समझना टर्गर प्रेशर के बारे में। टर्गर प्रेशर क्या होता है, जब कोशिका को, कौन सी कोशिका को, पादप कोशिका को, जब पादप कोशिका को जल में रखा जाता है तो जल कोशिका में प्रवेश करता है। ठीक है, जल कोशिका में प्रवेश करता है, जिससे क्या होता है बेटा, जब एक पादप कोशिका को जल के अंदर रखा जाता है तो जल कोशिका में प्रवेश करता है, जिसके कारण सेल रस की मात्रा में वृद्धि होती है। कोशिका रस की मात्रा में या सेल रस की मात्रा में वृद्धि होगी। ठीक है, कोशिका रस की मात्रा में वृद्धि होती है। जब इस कोशिका रस की मात्रा में वृद्धि होगी, यानी कि यहाँ पर इसमें वृद्धि होगी, तो ये बेटा किसके ऊपर दाब डालेगा, टोनोप्लास्ट के ऊपर दाब डालेगा। टोनोप्लास्ट किसको बोलते हैं, ये इसकी मेम्ब्रेन जो है ये क्या कहलाएगी, टोनोप्लास्ट कहलाएगी। रिक्तिका की मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट कहलाती है बेटा, टोनोप्लास्ट। ठीक है, जब एक पादप कोशिका को जल के अंदर रखते हैं तो
कोशिका में प्रवेश करता है, जिसके कारण सेल रस की मात्रा में क्या होती है, वृद्धि होती है। और यह सेल रस टोनोप्लास्ट के ऊपर दाब डालता है। जब इसके ऊपर दाब डालेगा तो ये इसके अंदर जो रस की मात्रा है ये भी बढ़ना शुरू कर देगी, यानी कि टोनोप्लास्ट की झिल्ली जो होती है, टोनोप्लास्ट जो झिल्ली है ये भी कैसी झिल्ली होती है, पारगम झिल्ली है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर देखिए सेल रस की मात्रा यहाँ पर देखिए इस तरीके से। अब आपने सबसे पहले एक बार फिर से समझना है इसको। सबसे पहले क्या किया, जल के अंदर रखा एक सेल को, ठीक है, प्लांट सेल को। तो आप क्या देखते हो, तो जल के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। जल के मॉलिक्यूल कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इसकी जो सेल रस की मात्रा है ये बढ़ जाएगी, ठीक है। अब सेल रस की मात्रा जब बढ़ जाती है तो ये सेल रस क्या करता है, किसके ऊपर प्रेशर डालेगा बेटा, तो ये डालता है टोनोप्लास्ट के ऊपर दाब। अब टोनोप्लास्ट के ऊपर जब दाब डालता है तो टोनोप्लास्ट इस तरीके से खींचेगा, तो यहाँ पर ये इस तरीके से बढ़ना शुरू करेगा, ठीक है, दोनों साइड से, चारों तरफ से। तो इस तरीके से जब ये बढ़ेगा तो ये प्रेशर डालेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये प्रेशर डालता है किसके ऊपर, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल के ऊपर, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के ऊपर प्रेशर डालता है। तो जो ये प्रेशर डाल रहा है, यानी कि टोनोप्लास्ट के द्वारा जो दाब लगाया जा रहा है किसके ऊपर, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के ऊपर, यानी कि कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के ऊपर जो दाब लगाया जा रहा है, आपके बुक के अंदर डायरेक्टली ये चीज़ बता रखी है कि टोनोप्लास्ट जो दाब डालती है किसके ऊपर डालती है, वो कोशिका भित्ति के ऊपर दाब डालती है। हाँ, उनका कहने का मतलब भी सही है, बट यहाँ ध्यान रखना है आपको, उससे पहले भी एक और भी मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, तो इसके ऊपर ये दाब डालता है, और सेल मेम्ब्रेन दाब डालती है किसके ऊपर, सेल वॉल के ऊपर, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर देखिए, टोनोप्लास्ट के द्वारा कोशिका झिल्ली व कोशिका भित्ति पर लगाया गया जो दाब है, उसी दाब को तो अपन क्या बोलते हैं बेटा, टर्गर प्रेशर बोलते हैं, स्फीत दाब, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्फीत दाब बोलते हैं। अब देखिए, मैंने आपको देखो 11th क्लास के अंदर आपने ये चीज़ पढ़ा होगा कि जो सेल वॉल होती है, ठीक है, कोशिका भित्ति जो है ये कठोर और मृत होती है, दृढ़ होती है, कठोर होती है, मजबूत होती है। और इसका जो कार्य है, इसका कार्य ये है कि अगर कोशिका में आकार में वृद्धि हो रही है, उस आकार को सीमित बनाए रखना होता है, एक कार्य तो इसका ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जब टोनोप्लास्ट के द्वारा इसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है, बाहर की तरफ प्रेशर लगाया जाता है, तो सेल वॉल के ऊपर प्रेशर पड़ता है, और सेल वॉल थोड़ी टाइट होने के कारण, कठोर होने के कारण, मजबूत होने के कारण सेल को पुनः अपनी स्थिति में लाने का प्रयास करती है, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जब प्रेशर बाहर की तरफ पड़ेगा तो सेल वॉल भी बाहर की तरफ निकलेगी, ठीक है। और सेल वॉल कठोर है तो वो भी क्या करती है, अपने जो आकार है उसको अपनी स्थिति में वापस लाने का प्रयास करती है। तो इस स्थिति के कारण क्या होता है, जो सेल वॉल है वो भी अपनी स्थिति में आने का प्रयास करती है, तो सेल वॉल के द्वारा भी एक प्रेशर अंदर की तरफ लगाया जाता है बेटा, ठीक है। तो इसी प्रेशर को अपन फिर क्या बोलते हैं, भित्ति दाब कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस चीज़ को, स्फीत दाब भित्ति दाब के बराबर होता है, या स्फीत दाब और भित्ति दाब दोनों बराबर होते हैं, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर स्फीत दाब तो बाहर की तरफ लग रहा है, ठीक है, स्फीत दाब कहाँ लग रहा है, बाहर की तरफ, जबकि वॉल प्रेशर कहाँ लग रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है, जो किसके द्वारा लगाया जा रहा है, सेल वॉल के द्वारा लगाया जा रहा है, ठीक है। तो समझना इस चीज़ को। अब देखिए, ये तो मैंने बात करी थी प्लांट सेल्स के बारे में। अब क्वेश्चन इस टाइप में भी आ जाता है, आपने देखा होगा, सुना भी होगा इस चीज़ को, कि क्या कारण होता है कि एक जंतु कोशिका को जल में रखने पर वह फूल कर फट जाती है, ठीक है। क्या कारण होता है, एक जंतु कोशिका को अगर आप जल के अंदर रख देते हो तो वो फूल कर फट जाती है। तो उसका कारण यही होता है बेटा कि जंतु कोशिका के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, और सेल मेम्ब्रेन इतनी कठोर होती नहीं है, इतनी दृढ़ मजबूत होती नहीं है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, वो कोशिका फूल करके फट जाती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको इसकी डेफिनेशन के अंदर ये बताया है कि एक प्लांट सेल को अगर आप जल के अंदर रखते हो, ठीक है, तो जल कोशिका में प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण सेल रस की मात्रा बढ़ जाती है, और यह सेल रस टोनोप्लास्ट के ऊपर एक दाब डालता है, ठीक है। यह सेल रस टोनोप्लास्ट के ऊपर एक दाब डालता है, और ये टोनोप्लास्ट बाहर की तरफ यानी कि सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के ऊपर प्रेशर डालती है। इसी प्रेशर को अपन क्या बोलते हैं बेटा,
टीपी कहते हैं, यानी कि टर्गर प्रेशर कहते हैं, ध्यान रखना इसको। और इसके विपरीत कोशिका भित्ति के द्वारा अंदर की तरफ लगाया गया जो दाब है उसको अपन क्या बोलते हैं, डब्ल्यूपी कहते हैं। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि टीपी बराबर क्या होता है, टीपी बराबर क्या होता है, डब्ल्यूपी। लेकिन एक बात आपको यहाँ पर नोटिस करनी है कि टीपी अगर बाहर की तरफ लग रहा है तो डब्ल्यूपी अंदर की तरफ लगेगा, ठीक है, अपोजिट होता है एक दूसरे के। तो टीपी बराबर माइनस डब्ल्यूपी, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, आगे अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट।